बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोए मरगूब और आप देख रहे हैं दारा नज़र पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मगरबी बंगाल के इलेक्शन पे कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन को कैसे रिक करके उसको जीत लिया। और ये जीत उनके लिए इसलिए बड़ी मानी खेज थी कि ये वो इलाका है, वो रियासत है जहाँ पे जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन सिंह पार्टी की बुनियाद रखी थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गई थी। तो इसीलिए वहाँ पे जश्न मनाया गया और जश्न मनाने के लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, जो उनकी हरीफ पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी थी, उसके हेडक्वार्टर को जला के राख कर दिया। ममता बनर्जी को ठुड्डे मारे और उनके घर को भी आग लगाने की कोशिश की। और इस सारे मामले में उनकी जो नीम फौजी दस्ते थे, पुलिस थी, सब तमाशाई बनी देखती रही, क्योंकि पुलिस ने आखिर में अमित शाह को जवाब देना था, जो हमारे तरफ से हमारे एतबार से फेडरल मिनिस्टर और उनके सिस्टम में यूनियन मिनिस्टर कहलाते वजीर दाखिला अमित शाह, उनके जवाब लिए सामने जवाब देती। तो उन्होंने मतलब उन पुलिस को कंट्रोल किया हुआ था। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन के नतीजे आने से पहले एक ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया कि सारी फाइलों को संभाल के रखो, हमने इन फाइलों की बेस पर हिसाब किताब करना है। ईडी, सीबीआई और पता नहीं क्या क्या, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हरीफ जमात तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला था। तृणमूल कांग्रेस एक थी, मुकाबले में था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश, उसके बाद ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारे डिपार्टमेंट जो इलेक्शन से पहले छापे मार रहे थे। जिस ग्रुप को आईपैक को ठेका दिया हुआ था सारी इलेक्शन कैंपेन करने का, उनके ऑफिस को मॉनिटर करने का, उनके वोट बैंक को चेक करने का, उसके हेडक्वार्टर पे छापा मारा, उसको अरेस्ट कर लिया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। इलेक्शन से पहले एक बड़ी तादाद में वोटरों को डिफ्रेंचाइज किया गया, मुसलमानों को खास तौर पर 91 से 93 लाख के करीब लोगों को डिफ्रेंचाइज किया गया। इसमें से कुछ के बारे में कहा गया कि बड़े जेनुइन हैं, वो छोड़ गए हैं, और 27 लाख से 33 लाख तक ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा गया कि उनमें अक्सरियत कोई तकरीबन 64% मुसलमान हैं, बाकी दलित हैं और थोड़े बहुत हिंदू भी होंगे। उनको डिफ्रेंचाइज करके, और उनको डिफ्रेंचाइज करने की क्या तरकीब निकाली गई कि जी नाम में फ़र्क है, उनको टेक्निकल बेसिस पे जिसको कहते हैं नॉकआउट किया गया। नॉकआउट करने की तरकीब ये थी कि आपके दादा का नाम जो है उसमें यू लगा हुआ था और बाद में बाप ने डब्ल्यू भी लगाया है, तो ये टेक्निकल जो है ना वो एक ब्लेंडर हो गया, इसलिए आपका मशकूक हो गया। इनको मशकूक वोटर्स में डाला गया और ऐसे लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने कहा, जजों ने, बागची ने कहा कि क्या करेंगे इस इलेक्शन में वोट डाल के अगले में डाल लें, कोई बात नहीं, मतलब जब तृणमूल कांग्रेस उलट जाएगी तो फिर डाल लेना आगे भारतीय जनता पार्टी को। 4.3% वोट वो थे जिनको टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट किया गया, जिनके पास सारी डॉक्यूमेंट्स थी, जो मुसलसल 6-7 इलेक्शन से वोट डालते चले आ रहे थे, जिनकी फैमिलीज, उनको डिफ्रेंचाइज करने के बाद 4.4% वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। यानी निकाले गए वोट तकरीबन 33 लाख और तकरीबन 34 लाख वोट ज़्यादा लेकर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आप इस फ़र्क को देख लें कि कैसे, मतलब इतने वोट उनके कम हो गए तो वो जीत गई, ये मेरा कहने का मतलब है। और मार्जिन का डिफरेंस इतना ही, अगर ये वो फ्रेंचाइज ना होते वोटर तो 91 से 93 लाख तक ना निकाले जाते तो अभी नक्शा वही होता जो दूसरे शहरों में था, दूसरी रियासतों में था। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं, मतलब वो लीड ले रही है 200 पर, और पिछले इलेक्शन में जो निस्बतन मुनसिफाना थे उसमें उनकी 77 नशिस्तें थी। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो मतलब पहले उन्होंने 2001 में उन्होंने ली थी 213 नशिस्तें, अब लिए उन्होंने 87 नशिस्तें। पीछे 4 जो नशिस्तें थी वो इंडिपेंडेंट्स के पास थी, दीगर जमातों के पास थी, अब 7 नशिस्तें जो दीगर जमातों के पास हैं। हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक बात यह कि इलेक्शन के रिजल्ट्स का फैसला एक बड़े महदूद नताइज के बेस पे कर लिया गया। यानी 11 बजे तक जो अपना तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं ममता बनर्जी, वो जीत रही थी, उसके बाद रिजल्ट आना बंद हो गया, उनकी हार शिकस्त जो है वो डिक्लेयर कर दी गई रिजल्ट्स के बगैर ही। इसी तरह मतलब सारी जो है वो अपना सब तमाम हलकों में रिजल्ट रोक लिए गए, और छोटी रियासतों जहाँ मतलब ये जीत रही थी वहाँ पे उनके रिजल्ट रोककर दीगर रियासतों में, मतलब जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी उनके रिजल्ट सारे आ गए। तो जहाँ जहाँ भी मतलब तृणमूल कांग्रेस जीत रही थी वहाँ पे रिजल्ट रोक लिए गए। तो अब इसके बाद इस बड़े एक ड्रामे के बाद जो है ना वहाँ पे जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा मेगा ड्रामा हुआ, उस जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ने मैदान मार लिया, जमहूरियत हार गई,
वोटर्स हार गए, हुकूमत जीत गई, क्योंकि ये वाहिद इलेक्शन थे जिसमें हुकूमत ने फैसला किया कि वोटर कौन होगा। जमहूरियत में वोटर्स फैसला करते हैं कि कौन होगा हमारा हुक्मरान, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाए जाने वाले मुल्क भारत में हुकूमत ये फैसला करती है कि वोटर कौन होगा। और तकरीबन अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 9-10 करोड़ वोटर जो है ना भारत में डी फ्रेंचाइज हो चुके हैं। और अब डी फ्रेंचाइज होने के बाद क्या असरात बरामद होंगे, इस पर भी हम थोड़ी बहुत बहस इसमें करेंगे, बाकी बहस हम बात के किसी प्रोग्राम में करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकल लीडरशिप को बड़ी तेजी के साथ हड़प कर रही है। जैसे ममता बनर्जी का मैदान मार लिया उन्होंने, जो है वो केरला का मैदान नहीं मार सके जहां पे कांग्रेस जीत गई। तेलंगाना का मैदान मार लिया, चंद्रशेखर राव को शिकस्त दे दी, एक लोकल लीडरशिप थी। स्टालिन तमिलनाडु में बड़े मजबूत थे, कई वर्षों से वो हुकूमतें 2-3 हुकूमतें वो बना चुके हुए थे, उनको भी हराकर उन्होंने जो एक अदाकार थे वो 2 साल से अपने एक फिल्म में काम छोड़कर थलापति अपना एजे उन्होंने एक्टिंग छोड़कर अपनी पार्टी बनाई और 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने तमिलनाडु का मैदान मार लिया। क्योंकि स्टालिन जो है वो मुसलमानों से वादे कुछ और करते थे, मतलब मैनिफेस्टो कुछ और दिखाते थे, असलियत उनकी कुछ और थी। यही चंद्रशेखर राव की थी कि वो असलियत उनकी कुछ और थी और फेस पर वो किसी और तरह के नज़र आते थे। इसी तरह पंजाब में अब उनका मरकज़ उनका पंजाब है कि पंजाब में हमने करना तोड़ फोड़ उन्होंने कर ली हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली का मैदान था वो उन्होंने मार लिया और लोकल लीडरशिप जितनी भी बड़ी बड़ी थी उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ममता बनर्जी पे मुकदमे बनेंगे, इनके बाद तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दिया जाएगा, फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी और ईडी सीबीआई लोगों के घरों पे छापे मारेगी। अब मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि मगरबी बंगाल में एक और जो है ना वो बंगाल की जो एक पहचान है वो निकलेगी, उभरेगी, क्योंकि बंगाल जो है वो नहीं मानेगा जय श्री राम के नारों को, वो वैसे भी इनके नारों को नहीं मानता। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहली अखिलेश यादव की पार्टी को में तोड़फोड़ करके तो अब वहाँ पे 2-3 हुकूमतों से योगी आदित्यनाथ जो वो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं और उनका भी नारा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इंडिया में गुज़श्ता कई मतलब 2014 से जो है ना पॉलिटिक्स का मरकज़ जो है वो ये नहीं है कि कितने लोगों के पास पानी है, कितने लोगों के पास गैस है, कितने लोगों के पास खाने पीने का साजो सामान मौजूद है, कितनी पर कैपिटा इनकम है, ये उनका इशू नहीं है। उनका इशू है घुसपैठी, उनका इशू है दरअंदाजी, उनका इशू है पाकिस्तान, उनका इशू है कि अगर कोई अपोजिशन कर दिए राहुल गांधी ने तो पाकिस्तान चला जाए। मगरबी बंगाल में भी ममता बनर्जी को कहा गया कि मुसलमान पाकिस्तान चली जाएं और बहुत से लोगों के बारे में उनका इसी तरह के अपना चीज़ें कही गई कि पाकिस्तान चले जाएं। वहाँ पे घुस बैठिए नारा था, हालांकि कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा घुस बैठिए भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही रिकॉर्ड हुए और सबसे कम निकाले गए। तो बहर के लोकल लीडरशिप को वो ख़त्म बुलडोज करिए और इस चीज़ को समझ नहीं पा रही लोकल लीडरशिप। पहले केसीआर को गिराया उन्होंने, इससे पहले पुष्कर सिंह धामी जो कहीं और थे वो फिर फ्लोर क्रॉस किया, तो उनको उन्होंने बुलडोज किया। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप को बुलडोज करके अपने अंदर लाया। ये अलग बात है कि जितने भी लोकल लीडर्स कांग्रेस के इसमें शामिल हुए उनका 83% भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद होने वाले इंतखाबात में हार गए। लोगों ने मतलब उन लोगों को वोट नहीं दिए थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को वोट दिए थे। तो इसी तरीके से दिल्ली में उन्होंने इस्तेमाल किया ईडी सीबीआई को, गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, उनकी तमाम लीडरशिप को, और दिल्ली की हुकूमत उन्होंने इनके जेलों के दौरान इनको जेलों में डालकर बनवा ली। और अब 13 में से 7 लोग तोड़ लिए, तो अब उनकी पार्टी का जो नाम है वो भी बदल सकता था अगर ये अपना खुद को एक आम आदमी पार्टी डिक्लेयर कर देते। लेकिन बहरहाल वो शामिल हो गए, जो इनके 6-7 लीडर थे वो। तो दिल्ली में तो ख़त्म हो गया। दिल्ली में ख़त्मे के बाद उनका अगला टारगेट है पंजाब। पंजाब से जुड़ा हुआ हरियाणा उन्होंने पहले ही गिरा लिया हुआ है। महाराष्ट्र में उदय ठाकरे की लोकल लीडरशिप थी, उसको उन्होंने बुलडोज कर दिया, अंदर से तोड़े एकनाथ शिंदे और ये वो तोड़ ताड़ के उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया, सारे हार गए। अफसोसनाक अमर ये कि जितनी भी लोकल लीडरशिप है वो सारी की सारी वो हरा रहे हैं। आप तमिलनाडु में देखें स्टालिन को हरा दिया, मगरबी बंगाल में देखें ममता बनर्जी को हरा दिया, चंद्रशेखर राव को हरा दिया, बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनकी जो बेगम है उनको हरा दिया, और ये सारे साइडलाइन हो गए। नीतीश कुमार बहुत अरसे से बिहार के बड़े जिसको कहते हैं ना कि अन्नदाता बने हुए थे, उनको भी फारिग कर दिया। अब ना उनका कहीं नाम है ना कि पता है कि कहाँ गुम हो गए हैं। और बिहार की लीडरशिप जो है ना अब भारतीय जनता पार्टी के इंतहाई एग्रेसिव आदमी के हाथ में, जिसने बिहार को अगला आसाम और
उत्तर प्रदेश बनाने का फैसला कर लिया हुआ है। तो बहरहाल ये लेबॉर्ट्रियाँ हैं तरह तरह की जो वहाँ पे चल रही हैं। अब लोकल लीडरशिप कुछ इसी तरह उन्होंने कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस बनाया। अलायंस बनाने के बाद हुकूमत की, हुकूमत से निकले, हुकूमत टूटी और फिर वहाँ पे गवर्नर राज लगा के तो उसी इस नाम में आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया और आर्टिकल 35 भी मनसूख कर दिया। तो ये सारी स्ट्रेटजी उनकी होती है। लोकल लीडरशिप जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अलायंस करती है उसका कोई नसीब नहीं होता। तो ये राहुल गांधी और इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ये है कि उनकी तरफ से लड़ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश। अब उनका कौन मुकाबला करे। 95 रेटें गई कि जो BLO हैं, जो लोगों के वोटरों को निकाल रहे हैं, उनका अपना वोट भी निकाला गया। वो हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में वोट डाल लीजिएगा, इसका कोई मसला नहीं है। तो और बहुत से लोग जो है ना वो ADR और बहुत से ग्रुप्स NGOs गई, कोई 70-80 के करीब अपीलें दाखिल हुई उसमें अपना से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई स्टे नहीं दिया, कोई फैसला नहीं दिया। इसी किस्म की अपीलें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, दूसरे इलेक्शंस के बारे में भी दाखिल होते रही, लेकिन कोई फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कभी इलेक्शन को रोकने के बारे में। चाहे वो पटना के हाई कोर्ट में हो, चाहे वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में हो, चाहे वो दिल्ली के हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कभी इलेक्टोरल रिलीफ नहीं मिला किसी जमात को। तो अब पोजीशन ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, जिसको इंडियन व्लॉगर जो केचवा कहते हैं, कुछ मुखफ़फ़ से बनता होगा, तो केचवा जो है वो उनके साथ है और उनकी जो अपना इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियाँ हैं उनके साथ हैं। जितने लोग शामिल हो जाते हैं, जो इवन साथ शामिल हुए अभी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में, वो सारे के सारे जो हैं वो उन पर में से अक्सर पर मुकदमे थे और कुछ पर बनने वाले थे। तो अब वो नीट एंड क्लीन हो गए, मुकदमे वापस हो जाएंगे 2-4 हफ्तों के अंदर, या हो सकते हैं जब आप ये सुन रहे हो मुकदमे उनके ख़त्म हो जाएं। एक तो ये स्ट्रेटजी थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर अप्रैल से एक ग्राउंड वर्क किया जा रहा था, एक ख़ास लेबॉर्ट्री के पैटर्न पे, जैसे कोई तजर्बे हो रहे हैं ना कि आइंदा के इलेक्शन इसी पैटर्न पे होंगे, जिसको नहीं समझ सकी जो इंडिया अलायंस है उसमें, क्योंकि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी बंगाल की शामिल नहीं। उनका ख्याल ये था कि मैं तो चीफ मिनिस्टर से ऊपर के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटस के हूँ, और उनकी अपनी पार्टी भी कहती थी कि हमारा अगला हदफ जो है वो दिल्ली है। और वो ये भूल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से रियासती हुकूमतों को बुलडोज किया है, और वो ये भी देख रही थी कि 27 लाख से 33 लाख के करीब टेक्निकल ग्राउंड पे जो पक्के वोटर थे, जो सारी डॉक्यूमेंट्स लेके मारे फिरते रहे, वो डीफ्रेंचाइज हो चुके हैं। तो उनको जो है ना वो इसके बावजूद जो है ना वो वहाँ पे इस चीज़ को नहीं समझ सकी, और राहुल गांधी भी नहीं समझ सके। राहुल गांधी ने अपनी इलेक्शन, कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन के दौरान वहाँ जाके कह दिया कि ममता बनर्जी जो है, मतलब तृणमूल कांग्रेस जो है वो तो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। ये इसी तरीके से इल्ज़ाम लगा के बी टीम में उसको हरवाते रहते हैं लोग एक दूसरे को। तो बी टीम जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो जाहिर है वोट का कुछ तो असर पड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पर मुकदमा कोई नहीं बनाया, और मुकदमा ना बनाने की वजह यह है कि ये सपोर्ट करती हैं भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसीलिए ना CBI उनके घर पहुंची, ना EDI पहुंची, कोई मुकदमा नहीं बना। हालांकि उनके सामने था कि इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ जो डेलीगेट मिला के आप में इतने अपना मिलियन वोट मुसलमान वोटरों को और दूसरे वोटों को डिफ्रेंचाइज किया है, तो इनको हियरिंग का मौका दिया जाए और एक ग्राउंड दी जाए बराबर की। तो इलेक्शन कमीशन ने केचवा ने एक 7 बुलेट पॉइंट्स के साथ किया कि अगले इलेक्शन दंगा फ्री होंगे, अगले इलेक्शन गुंडा फ्री होंगे, अगले इलेक्शन इस तरह के फ्री होंगे। लेकिन सब ने देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट अभी पूरे आए नहीं थे कि तृणमूल कांग्रेस का वो दफ्तर जल गया जहाँ पर रिजल्ट कंपाइल हो रहे थे, वो दफ्तर जला दिया गया जहाँ पर रिजल्ट कायम हो रहे थे। फौज को कहा जाता है कि इसलिए बुलाए जाते हैं, नीम फौजी दस्ते इसलिए बुलाए जाते हैं कि वो बाहर बैठ के जायज़ा लें, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को देखें, क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखें। लेकिन उन्होंने लॉ ऑर्डर को देखने की बजाय लोगों को अंदर वोट डालने से रोकने की कोशिश की, और उन लोगों को भी रोका जो जिनकी एंटाइटलमेंट थी, जैसे कैंडिडेट्स हैं वो अंदर जा सकते हैं, उनको भी रोका। और उनकी मौजूदगी में EVM मशीनें चोरी करने की, EVM मशीनों की जगह पे भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान के घुसने की वीडियोस वायरल हुई। लेकिन केचवा जो है वो रेत में मुंह दे के सोया रहा। तो
केचुआ ने बड़ा सपोर्ट किया और लोग कहते हैं कि जी ज्ञानी जो है वो जादू चल गया उनका। और एक जो फिल्म आई थी अपना इसी तरह की जिसमें जादू बना हुआ था, तो उसकी शक्ल के साथ लोगों ने ज्ञानी को ज्ञानोश को करके तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये इलेक्शन जीते हुए हैं, तो इनका जादू जो है वो चल गया है इलेक्शन में। तो वो वाला जादू जो फिल्मों में चलता है वो इसमें चल गया हुआ है। तो इंतखाबात में जिस तरीके से वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो अपोजिशन के अलायंस को अब कुछ जो उनके मौक़िन हैं, मुबस्सिरीन हैं, जो वहाँ के इलेक्टोरल प्रोसेस को बड़ा गौर से देख रहे हैं, बल्कि घूर घूर के देख रहे हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि अगर मतलब इलेक्शन लड़ने हैं तो हारने के लिए तैयार हो जाएं। इन इलेक्शन के बारे में भी, मगरबी बंगाल के इलेक्शन के बारे में भी यही लोग पहले कह रहे थे कि अगर तृणमूल कांग्रेस जीत गई तो हमें बहुत हैरत होगी, क्योंकि ग्राउंड शिकस्त के लिए तैयार है। अगर जीत गई तो हैरत होगी, क्योंकि जो स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट की वो बड़ी क्लियर थी। और भारत फिर उन्होंने जो अफसरान ट्रांसफ़र किए वो उनकी तादाद हज़ारों में है, और दूसरे जो रियासतों में तबादले हुए वो उसका 5% है। जिन 5 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं उनमें से 5% तबादले जो हैं वो 5 दिगर 4 रियासतों में हुए। 90% तबादले जो वो यहाँ पे वो तबादलों की तादाद छोटे बड़े अफसरों को मिला लें तो वो 7-8 हज़ार के करीब बताई जाती है, जिनमें अपना BLO से लेके पता नहीं IAS ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस अफसरान भी मुख्तलिफ मरहलों में हैं। कोई SIR के मरहले पे तब्दील हुए हैं, कोई इलेक्शन से पहले तब्दील हुए, कोई इलेक्शन प्रोसेस से थोड़ा सा पहले तब्दील हुए, और इलेक्शन के दौरान भी तब्दील होते रहे। तो चीफ सेक्रेटरी, IG, ये वो सारे अफसरान जो इन्होंने बदल दिए हुए थे मुख्तलिफ मरहलों में। इन हालात में अगर वो जीत जाते तो फिर उस पर लोगों को बड़ी हैरत होती। तो एक तरफ ये कहते हैं कि हमने इनको रोका, लॉ एंड ऑर्डर के लिए फौज आई। अब आप देखें कि मणिपुर में जैसे ही मतलब इलेक्शन के नतीजे आए और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा की सीटें जीती, तो उसके अगले ही रोज़ लेनिन के मुजस्समे तोड़ दिए गए, जो वहाँ पे और मुजस्समे थे वो तोड़ दिए गए। इसी तरह केरल में जो पहले जब जीती पिछले इलेक्शन के बाद, तो वहाँ पे सारे लेनिन के मुजस्समे और इस कम्युनिस्ट पार्टी के जब बुर्ज गिरे तो उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। हालांकि हुकूमत जो वहाँ पे उन्हीं के लोग, हम ख्याल लोगों की उन्हीं के अलायंस के साथ बनी। तो आगे लगाते हैं यही लोग, घर जलाते हैं यही लोग, और फिर शोर ये होता है कि दूसरी पार्टी में दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, गुंडा राज नहीं चलेगा। ये बात कहते हैं यूनियन मिनिस्टर, गुंडा राज नहीं चलेगा। उनके आए हुए अजय पाल टाइप IAS ऑफिसर जाके लोगों के घरों में, जो मुसलमान कैंडिडेट वहाँ पे था उसके घर के बाहर जाके चीखो पुकार करते हैं कि गुंडा राज नहीं चलेगा, कल घर के अंदर रहना। अब ये सिग्नल जाता है कि जो IAS ऑफिसर कैंडिडेट के साथ ये सलूक कर सकता है वो वोटर के साथ क्या सलूक करेगा। तो जिन इलाकों में मुसलमानों के वोटर जितने % डिफ्रेंचाइज किए गए थे, उतने % वोटों से ही तकरीबन जो है ना उससे जो फ़र्क कम हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी जीती है इन एरियाज़ में। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो जितने भी दफातर हैं वो जलाकर ये सिग्नल देते हैं, अपना मुजस्समे गिरा कर सिग्नल देते हैं, और इनके सिग्नल नज़र आने वाले होते हैं ताकि मतलब लोग डरें, घरों में रहें। फिर ये कहते हैं कि जी हमने पुलिस को, फोर्स को तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए लाए हैं। 2.5 लाख के करीब जो फौज है, नीम फौजी दस्ते हैं, वो मतलब मगरबी बंगाल की सड़कों पे गश्त कर रहे थे। ऐसे था जैसे बांग्लादेश के साथ जंग छिड़ गई है, नेपाल के साथ कोई सरहदी तनाज़ा हो गया। हुआ तो है, उसने भी नया नक्शा दोबारा कह दिया कि ये इलाके हमारे हैं। जो नए आए हैं PM, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये तो इंडिया ने हमारे हिस्से पे हड़प किए हैं, तो वापस दो, इस पर मीटिंग होनी चाहिए। बहरकैफ तो ये मामला चल रहे हैं। तो CRPF, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF नीम फौजी दस्ते, उसके बाद ये सारे मिल मिला के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो है ना वो हिसाब किताब देख रहे थे। ये कंपनियां बनती हैं कोई तकरीबन 2400 कंपनियां जो हैं वो वहाँ पे अपने सड़कों पे टैंकों के साथ मौजूद थी। और फिर अमित शाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मतलब यूनियन मिनिस्टर कहा जाता है उनको, वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था जाके वहाँ पे कि मैं उल्टा लटका दूंगा, सीधा कर दूंगा, और ये जो हमारी फौज है वो इलेक्शन के बाद 2 महीना तक वहाँ पे रहेगी। अब ये कौन सा इलेक्शन है जो जिसमें 2 महीना तक वहाँ पे रहेगी। अच्छा, बाकी रियासतें जो हैं वहाँ पे कहीं बुलाई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या ये लोग बुलाए हैं, तो इनकी तादाद 3-4 कंपनियों से ज़्यादा नहीं है।
2021 के इलेक्शन में उन्होंने 725 कंपनियां बनाई थी। उन्होंने ये देख लिया था कि 21 में 700 कंपनियां जो है 25 सवा 700 वो कोई काम नहीं कर सकी तो जीत गई थी। तो अब 2400 2,500 के करीब बुलाई जाएं तो फिर शायद कुछ हो जाएगा। तो अब इलेक्शन में एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, जीता कौन? ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग या केचवा? और उन्हीं को इलेक्शन मुबारक हो। हारा कौन है इलेक्शन? जमहूरियत और मुसलमान। ज्ञानेश कुमार के अलावा और कौन जीता है? जस्टिस सूर्यकांत, जो हैं तो आफ्ताब, लेकिन उन्होंने अंधेरों की तरह इंडिया के अंदर एक ऐसे आसेब को मुसलत करने की कोशिश की है जिसके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई एजेंडा नहीं है। 3 धारा यानी आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। इंडिया में लोग एलपीजी के सिलेंडरों के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लाखों लोग शहर छोड़ गए हुए हैं कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, लेकिन वो इलेक्टोरल प्रोसेस में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ भी नहीं है, घुस बैठ गई है वो। तो जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनको किसी को वो कह देते हैं ये टेररिस्ट हैं। अगला, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि पंजाब उनका अगला टारगेट है। उसने यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था तो हज़ारों लोग उसने यहाँ पे मार मुर दिए हुए थे। हज़ारों लोग जो है ना सिख जो है वहाँ पे मार दिए हुए थे, कोई उनको नहीं है। और इतने फौजी वहाँ पे भी नहीं भेजे गए थे। अभी आप देखें मणिपुर जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं, रोज़ 2, 4, 6 लाशें गिर जाती हैं। वहाँ के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अमन अमान होना चाहिए, वहाँ पे फ़ौज नहीं भेजी गई। कभी कभार AFSPA जो उनका एक कानून है जिसके तहत फ़ौज को ऐसे इख्तियारात हासिल हो जाते हैं कि कुछ भी कर सकती है, बंदे मारे, नो अकाउंटेबिलिटी। तो ये वहाँ पे CRPF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह को नहीं लगाया गया इतनी बड़ी तादाद पे। वहाँ पे सड़कों पे टैंक गश्त नहीं करे, क्योंकि वहाँ उनके ख्याल में मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो उनके एजेंडे का हिस्सा है। क्योंकि मणिपुर की बाज़ जो मादनियात हैं उन पे कब्ज़ा देना है अडानी को। तो अडानी को कब्ज़ा देने को चाहते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मर जाएँ, जो बच्चे में वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएँ तो कोई मसला नहीं है, उनको वहाँ पे कोई इशू नहीं है। वो चाहते हैं कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हों। तो इसीलिए जो ये इलेक्शन हुए इसमें तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने और ख़ुद इंडिया का जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसने लिखा है वॉइस अरेस्ट मीट बंगाल डिलीटेड वोटर्स। ये इस पे एक कविता चौधरी ने आर्टिकल लिखा है जो बड़ा ही मतलब दिल दहला देने वाला है। तो ये डिप्लोमेट लिखता है कि जो ये नज़रसानी हुआ इसमें तकरीबन टोटल वोटों का जो है वो 12% वोटर्स जो है ना वो खुसूसी नज़रसानी में साइड लाइन कर दिए गए, निकाल दिए गए। और बहुत बड़ी तादाद को यानी 60% को मुर्दा करार दे दिए गए और बाकियों को जो 33% से 40% जो उनको कहा गया कि ये जो है ये गैर हाजिर वोटर हैं या गलत हैं या इनके कोई टेक्निकल फॉल्ट है। और इनमें ज़्यादातर जो है मतलब मुसलमानों के इलाके में जो डिफ्रेंचाइज होने वाले उनका तनासुब 80% और बाज़ में तो इससे भी ज़्यादा है। मसलन मुर्शिदाबाद है जहाँ पे 11 मिलियन जो है ना वो वोटर्स मुतासर हुए जो मुसलमानों का हल्का था। तो अल जज़ीरा ने भी इसके बारे में राइट अप शाया कि इसी तरह मालदा जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी तो वहाँ पे भी मतलब 50% प्लस वोटर जो है वो कई बार वोट डालने के बावजूद डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बावजूद वोटर लिस्टें निकाल दिए गए। तो जो 3.1 या 3.3 जितने भी वोटर हैं उनमें जो मुतासरीन वोटों की तादाद है 65% जो है वो हिंदू हैं, लेकिन मुसलमानों के इलाके में जो डिफ्रेंचाइज हैं वो उसमें अब EVM जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको तो पता है ना कि कौन कौन से हिंदू हैं जो उनको वोट डाल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को या कांग्रेस को, उसको तो ये पता है ना। तो इसलिए वो उन हिंदुओं को और उन दलितों को उन शेड्यूल कास्ट लोगों को भी डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं जो अब EVM के उनके डाटा के मुताबिक दीगर पार्टी को वो डालते हैं। तो मुर्शिदाबाद में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 57% जो है वो डिफ्रेंचाइज हुए मुसलमान जो हैं। अच्छा, इसी तरह मालदा में जो है ना वो इससे भी ज़्यादा हुए। और जो भी मतलब परगना एक उनका एरिया है जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे भी मतलब इससे ज़्यादा लोग डिफ्रेंचाइज हुए। तो कविता चौधरी ने एक राइटअप लिखा है कि वहाँ पे एक मुसलमान औरत है जो मतलब 7 पुश्तों से वहाँ पे रह रही है और 7 पुश्तों से वोट डाल रही है। अब उसके 7 बेटे हैं और वो कहती है कि मेरा क्या कसूर है, और वो खौफजदा है। उसकी कमाई तो
मतलब वो बटन टाकती है और जब भी ऑर्डर आ जाए वो काम करती हैं। उनके जो हस्बैंड हैं बिलाल हुसैन, वो किसी ज़माने में दर्जी का काम करते थे, लेकिन अब 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है, वो काम नहीं कर सकते। अलबत्ता अब भी वो अपनी बेगम के जो बटन टाकती हैं उनके वो फिनिशिंग वगैरह के काम करते हैं, उनको सीधा पतरा करते हैं। तो उनको वो भी ये परेशान है कि उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनको जब डी फ्रेंचाइज किया तो उनके जो अपना आधार कार्ड थे वो ब्लॉक कर दिए गए। इसी तरह डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक एक बंदे ने लोन अप्लाई किया हुआ था, लोन लिया हुआ था, लोन लेके गाड़ी ली हुई थी, तो अब वो गाड़ी हवा में है। गाड़ी कहाँ पे है? हवा में है। कि अब वो कहता है कि जब मैं इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो मुझे उन्होंने कहा ये तो रजिस्टर नहीं हो सकती। मैंने कहा ये तो मेरे नाम पर है। उन्होंने कहा ये आपके नाम पर नहीं है क्योंकि आपका नाम ही नहीं है। मतलब एक आदमी जो वहाँ पे रह रहा था वो वहाँ पे अब नहीं रह रहा, उनके बकौल ये घुस बैठी है। अब उसकी गाड़ी, उसके सासे, उसकी चीज़ें कहाँ पे जाएंगी? तो मतलब जो वहाँ पे लोग मुसलमान हैं जिनके पास जो खाते पीते भी है, वो भी SIR जिसको इंटेंसिव वो कहते हैं कि रिवीजन है, सारा जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो लाने की पूरी कोशिश करेगी। डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसे लाएंगे कि उसमें वो मुसलमानों को जो अपना डी फ्रेंचाइज होंगे उनको वो तमाम जो राइट्स हैं उनसे भी ख़त्म कर देंगे। उनका मतलब ये है कि वो मुसलमानों को के जो दीगर हुकूक हैं, जैसे कोई चीज़ मिल रही है, कोई कहीं बैंक से लोन ले सकते हैं, कहीं जॉब्स करें, ये सारे निकाले जाएंगे। इसीलिए जो बाज़ अखबारात में BBC है, अल जज़ीरा है, उन्होंने इस तरह का लिखा है, मुस्लिम द टारगेट फ्यूरी एज मिलियंस लूज वोटिंग राइट्स इन इंडियाज़ बंगाल। तो मतलब इस तरह का जो है कि बंगाल में जब लाखों लोग अपना राइट्स खो देंगे तो फिर वो अब इसका इजहार किस तरीके से करेंगे? इसका इजहार वो खामोशी से करेंगे, इत्तेहाद से करेंगे, सड़कों पर निकल के करेंगे, या घर में बैठ के करेंगे? जो मेरा अंदाज़ा है वो अब तक की सूरत हाल है कि चूँकि कानून को बहुत बेरहमी के साथ नाफिज किया गया और ला कानून को, क्योंकि लॉलेस लॉ कहा जाता है कि इंडिया में जो सब कवानीन चल रहे हैं उनको जो इंटरनेशनल NGOs हैं वो लॉलेस लॉ कहती हैं, लॉलेस लॉ। तो ये जो लॉलेस लॉ सूरत हाल है इंडिया के अंदर, उसमें चीफ जस्टिस उनके साथ मिले हुए हैं, हाई कोर्ट्स उनके साथ मिली हुई हैं, और हालत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रुकन जो है वो जज बनाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इजलासों में जाने वाले लोग जज बनाए जा रहे हैं, RSS के इजलासों में जाने वाले लोग जज बनाए जा रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो जज बनाए जा रहे हैं। तो अब एक ट्रायंगल बन गई है, ट्रायंगल भी नहीं बन गई बल्कि क्वाड एंगल बन गई है, जिसमें जो सतून है चारों के चारों वो डैमेज हो गए में डेमोक्रेसी के इंडिया के अंदर, खासतौर पे बंगाल इसकी बड़ी क्लियर एग्जांपल है। जमहूरियत को बचाती है मुकनिना, वो साथ में ली हुई है, जमहूरियत को बचाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो साथ मिला हुआ है, जमहूरियत को बचाती है सुप्रीम कोर्ट जो एक पिलर भी है वो साथ मिला हुआ है, जमहूरियत को बचाता है मीडिया जो एक पिलर अभी है समझा जाता है वो भी साथ मिला हुआ है। तो जब ये सारे के सारे साथ मिले में तो जस्टिस कहाँ होगा? तो अब 90% जो उनके इंडिपेंडेंट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को और सबको अगला इलेक्शन लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञानवेश कुमार को कहा जाए कि भाई आप नाम दे दें, आपके पास जो भी है उनका अनाउंस कर दें। इलेक्शन तो अब इसी तरीके से होने हैं कि जिस हल्के में हम देखें ना, अरविंद केजरीवाल 50,000 से जीते थे, 60,000 वोट वहाँ पे काट दिए गए, जो जितने वोटों से जीता था उतने वोट वहाँ पे काट दिए गए। तो खुद ममता बनर्जी जब अभी हारी हैं तो उनके हल्के में जितने वोटों से वो जीती थी उतने वोट वहाँ पे निकाल दिए गए, बाकी जो है वो धौंस धांधली और EVM जिंदाबाद। तो अगले इलेक्शन इंडिया में ऐसे ही होने हैं। तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक चेहरा है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया हुआ है। ये साख मोदी को परवाह कोई नहीं है कि मतलब उसने अपना एक जमहूरी चेहरा रखना है या उसने कैसे दुनिया के सामने दुनिया को फेस करना है। तो सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ी आमरीत में तब्दील हो चुकी है। बंगाल ऑटोक्रेटिक कंट्री है जिसमें एक आमरीत के पिलर्स बन चुके हैं, जो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं वो आमरीत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला नरेंद्र मोदी को हिदायत दे और वहाँ के मुसलमानों को और जो वहाँ के सेकुलर कहलाती हैं या वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी हैं उनको भी ऐसी हिदायत मिले कि वो अब या तो खुल के सड़कों पर आएँ और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ करें जो मुझे
ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बंगाल के लोग जो हैं वो इलेक्शन को नहीं मानेंगे। वो 1906 की तकसीम में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी खड़े हुए थे, वो क़याम पाकिस्तान के लिए भी खड़े हुए थे, तो अब भी वो जो है ना वो अपने शहरी हुकूक़ के लिए खड़े होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि बंगाल से जो लहर उठेगी वो पूरे इंडिया के एक इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जो आमराना एक सोच दाखिल हो चुकी हुई है उसको बुलडोज़ कर देगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।